नमस्कार। आपके आसपास यकीनन बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनमें गजब की टैलेंट होंगे, बस उसे पहचानने की देर है। ठीक है, तो अगर आपके पास ऐसे लोग हैं तो मोटिवेट कीजिए उनको, समझाइए उनको, उनके अंदर से उस कला को निकालने की कोशिश कीजिए। यकीनन आपको बहुत खुशी होगी अगर आप ऐसा करते हैं। प्रतिभाएं तो आपके अंदर भी होंगी, बस उसको क्या होता है, सिर्फ उसको निकालने भर की देर होती है। तो जितना आप किसी को मोटिवेट करते हैं वो रिवर्स होकर आपके पास भी आता है ना। ये तो रूल है ना साइंस का, जितना दोगे उतना वापस भी आपके पास आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट। आज हम टॉपिक लेकर आए आपके पास एसएसटी के सिविक्स में चैप्टर 2 फेडरलिज्म। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। फेडरलिज्म चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अब आपको ये पता होना चाहिए कि फेडरलिज्म होता क्या है। सिंपल, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप बात को समझ जाएं। गवर्नमेंट के लेवल्स बटे हुए हैं ना अपने यहाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट, देन लोकल गवर्नमेंट। लोकल के भी सब यूनिट्स डिवाइडेड रहती है, दैट इज कॉल्ड फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम मीन्स अपनी पावर को आपने दूसरे को डिसेंट्रलाइज किया है, बांटा है ना। वर्क के प्रेशर को कम करने के लिए बहुत सीधी सीधी छोटी छोटी बातें हैं, ये समझ जाइए। एकदम एकदम चैप्टर ऐसा लगेगा कह रहे ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। समझ के फेडरलिज्म क्या होता है। फेडरलिज्म मीन्स यहाँ पर गवर्नमेंट के लेवल को डिवाइड किया जाता है। गवर्नमेंट के है ना छोटे छोटे उसके पार्ट्स बना दिए जाते हैं। यूनियन जैसे सबसे पहले हमारा क्या आता है, हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर किसको दे देती है, स्टेट गवर्नमेंट को दे देती है। स्टेट गवर्नमेंट किसको देता है अपनी पावर, लोकल गवर्नमेंट को देते हैं। और लोकल में भी क्या आ जाता है, वो लोकल में भी छोटे छोटे जो और होते हैं ना, जिला पंचायत, जिला ये है ना, और म्यूनिसिपैलिटी, इन सबको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और वर्कलोड कम करने के लिए। ठीक है, डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है छोटी सी, ये सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन वेरियस यूनिट्स। क्लियर हो गई। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन वेरियस यूनिट्स, दैट इज कॉल्ड फेडरलिज्म। क्लियर मेरी बात एकदम। जैसे इंडिया आपका एक पास सामने एग्जाम्पल है बहुत बड़ा फेडरलिज्म का। क्लियर, चलते हैं। देखो अब फेडरल के अलावा, इसका मतलब फेडरल के अलावा दूसरी और कौन सी गवर्नमेंट होती है, क्वेश्चन है ना। देखो एक होता है फेडरल गवर्नमेंट और दूसरी होती है यूनिटरी गवर्नमेंट, यूनिटरी। ठीक है, अब हम पहले फेडरल गवर्नमेंट को समझेंगे। तो फेडरल गवर्नमेंट कौन सी होती है, ये होती है हमारी फेडरल गवर्नमेंट। इसमें 2 और मोर लेवल गवर्नमेंट की डिवाइड रहते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा लेवल इसमें डिवाइड होंगे ही होंगे। फेडरल गवर्नमेंट हो गई। ठीक है, यूनिटरी में ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई, उसमें 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, एक ही होगा सिर्फ, और कोई नहीं होगा। ठीक है, और चलते हैं आप सेकंड हमने क्या पॉइंट लिखा, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट हमने क्या लिखा, पावर डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स ऑफ द कंट्री, है ना। पावर डिवाइड किस में रहती है, एक तो मेन हो गई हमारी सेंट्रल अथॉरिटी। ठीक है, सेंट्रल अथॉरिटी के साथ फिर हो जाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल क्यों कहा गया इन यूनिट्स को, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये इनको कहा गया होगा, बिना कहे आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, अगर इंडिया में इतने सारे स्टेट्स बने हुए हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में सब मेंशन्ड है, कहा गया उसके बारे में, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि इतने स्टेट्स होंगे, और जो जो नए भी बने हैं वो भी उसमें अमेंडमेंट कर दिया गया है, राइट। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, इसमें जब हमने लेवल ही नहीं है तो पावर तो डिवीज़न होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। सही, आगे चलते हैं। डिफरेंट लेवल इंजॉय पावर इंडिपेंडेंटली, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। देखो जितने भी लेवल होते हैं ना गवर्नमेंट के, उनके पास अपनी अपनी पर्सनल पावर्स होती हैं और इंडिपेंडेंटली उसको वो इंजॉय करते हैं। कोई किसी के कामों में इंटरफेरेंस नहीं करता है। आप सजेशन दे सकते हैं, सजेशन आप दे सकते हैं, लेकिन आप उनको कमांड कर दें, आप उनको ऑर्डर दे दें, ऐसा करो, ऐसा करना, ऐसा आप नहीं कर सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी पावर, स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी पावर होती है। ठीक है, इसीलिए तो इतनी क्लैशिंग होती है कि अगर सेम पार्टी के लोग नहीं होते हैं तो फिर वो अपनी अपनी चलाते रहते हैं अपने अपने स्टेट्स में। इसीलिए तो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा लिखा हुआ है कि वो लोग एक दूसरे को कमांड नहीं कर सकते, ऑर्डर दे ही नहीं सकते हैं।
सजेशन दे सकते हैं, मिलजुल के काम करवा तो सकते हैं, हम ऑर्डर पास नहीं कर सकते। सब यूनिट्स इफ एनी सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है भाई, पावर तो डिवाइड नहीं होती, लेकिन ये लोग कभी कभी अपनी सब यूनिट्स बना लेते हैं, छोटी छोटी यूनिट्स बना ली है ना, तो सब यूनिट्स हैं, उनके पास कोई पावर नहीं होती है, वो क्या होते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कैसे काम करते हैं, वो उनके सबऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, पावर उनके पास कुछ भी नहीं होती है, जो यूनिट्स काम करती हैं वो गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट बन करके काम करती हैं। क्लियर है मेरी बात आपको? यहाँ पर कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं। चाइना इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल आप इंडिया लिख सकते हैं, राइट। यहाँ मुझे नहीं लगता है इन दोनों में अब कोई प्रॉब्लम हो रही है कि आपको फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट में कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं वहाँ आगे। इतना पढ़ने के बाद अब आपको ये समझ में आ गया कि आखिर इसके फीचर्स कैसे हैं फेडरलिज्म गवर्नमेंट के। बहुत सिंपल है एकदम, जो बताया वही है, लेकिन क्वेश्चन पेपर में आता है इसलिए हमने अलग से इसको मेंशन कर दिया। तो 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट के 2 या 2 से ज़्यादा लेवल होंगे यहाँ पर। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्स होंगे, अभी बता दिया हमने आपको कि स्टेट्स कैसे होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल होते, कॉन्स्टिट्यूशन में उनका मेंशन होना कंपलसरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, जितना भी जैसे कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ठीक है, वो सब कैसे होंगे, इंडिपेंडेंटली काम कर रहे होंगे, किसी का किसी के साथ कोई भी प्रेशर नहीं हो सकता, इंडिपेंडेंटली काम करना है, राइट। आगे चलते हैं। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी रहती है इनकी। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी समझ रहे हैं, अपना जो पैसा है, टैक्स लेना है, देना है, कितना कहाँ से फंड आ रहा है, फंड का अरेंजमेंट करना है, वो सब इनका काम कैसा होता है, उनकी पूरी तरीके से ऑटोनॉमी रहती है। ऑटोनॉमी माने उनका ही पूरा अधिकार रहता है उस पर, है ना, तो किसी का किसी के साथ कोई भी मिक्सअप यहाँ पर नहीं होता, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी रहती है। और आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्ट्स। पार्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर अपना सेपरेट करते हैं ये लोग, जैसे टैक्स है, लेजिस्लेशन है, एटसेट्रा हमने बता दी। जैसे टैक्सेस हैं तो हर एक जो स्टेट होता है वो अपने टैक्सेस के लिए वो फ्री है, कितना लगवा रहा है, लेजिस्लेशन के लिए वो फ्री है, वो क्या करवा रहा है। ठीक है, हम एक दूसरे को सिर्फ क्या कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, उनके कामों में इंटरफेरेंस हम नहीं कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी जहाँ तक है, ठीक है। अच्छा, ये फीचर्स आपको कितने क्लियर हो गए, किसके हैं फीचर्स, फेडरलिज्म सिस्टम के, ठीक है। आगे हम आपको लेकर के आते हैं अब इसके इसमें कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर और भी कुछ चीज़ें, ठीक है। चलते हैं भाई आगे, नेक्स्ट लेकर के आए हैं अब हम आपको कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। अब ये क्या होता है ना, देखो कमिंग टुगेदर बहुत सिंपल, जो स्टेट्स होते हैं वो आपस में मिल करके एक बिगर यूनिट तैयार कर लेते हैं, ठीक है। जो वो सारे स्टेट्स होंगे उनके पास सेम पावर होगी, ठीक। और ये सब क्या होते हैं, जिससे इसका नाम इससे क्लियर है, कमिंग टुगेदर, सब आओ और मिल करके काम करते हैं, कमिंग टुगेदर, मिलजुल कर काम करेंगे, ठीक है। स्टेट्स अलग अलग डिवाइड होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उसके, बहुत बड़े बड़े नहीं होंगे, तो वो क्या करते हैं, सब आपस में मिल करके और एकजुट हो जाते हैं। एकजुट होने के बाद फिर वो लोग आगे फर्दर किसी भी काम को करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल जैसे हम आपको दे रहे हैं, यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पता है ना, उसमें छोटे छोटे बहुत सारे कंट्री हैं और कंट्री आपस में मिल करके तब उसका नाम रखा गया है क्या, यूएसए, ठीक है। होल्डिंग टुगेदर में ऐसा नहीं होता, होल्डिंग टुगेदर में एक लार्ज कंट्री डिवाइड्स इट्स पावर बिटवीन इट्स यूनिट्स, ठीक है। क्लियर है मेरी बात? जैसे इंडिया इसका एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ, स्पेन भी है इसका एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक बड़ा कंट्री होता है लेकिन वो अपनी पार्ट्स को अपने और स्टेट्स में डिवाइड कर देता है यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर डिवीज़न नहीं होगा, यहाँ पर डिवीज़न पावर का नहीं होता, वो खुद ही पावरफुल होते हैं सारे, वो खुद ही पावरफुल होते हैं, तो यहाँ पर डिवीज़न नहीं होता बल्कि वो सारे के सारे एक हो जाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पावर का हम डिवीज़न कर देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ये हो गया, क्लियर है मेरी बात। कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर एग्जाम में पूछे जाते हैं डिफरेंसेस इसके, लिख लेंगे, क्लियर। चलते हैं हम आगे। अब आगे चलते हैं, देखो फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया। इंडिया में फेडरलिज्म प्रैक्टिस कब से स्टार्ट हुई? ऑब्वियस बात है, जब 1947 में इंडिया गॉट फ्रीडम, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनना हमारा स्टार्ट हुआ था, जो 1950 में आकर के कंप्लीट हो गया था, ठीक है। तो तब जा कर के हमारे इंडिया में फेडरलिज्म प्रैक्टिस स्टार्ट हुई थी। कैसे स्टार्ट हुई थी, उसके लिए लोगों ने क्या क्या काम किए, कैसे इसको आगे चलाना शुरू किया था, है ना। ये सोचो कि उससे पहले इंडिया
तो बिल्कुल बटा हुआ था सारा, है ना, स्कैटर्ड फॉर्म में था, कंडीशन बहुत ही ख़राब थी। हम इकोनॉमिक तरीके से भी अगर हम देखें कि इकोनॉमिकली भी देखते हैं तो भी हम बहुत ख़राब थे, कुछ भी समझ नहीं आता था कि कैसे कहाँ से स्टार्ट करें, राइट। तो उस टाइम पे इन लोगों ने क्या किया उसको ठीक करने के लिए, तो पहला काम तो ये किया गया कि स्टेट्स को जब बांटा, जब स्टेट्स को डिवाइड किया गया तो उनको किसके हिसाब से कर दिया गया, लिंग्विस्टिक स्टेट। लिंग्विस्टिक स्टेट मीन्स आपको पता है इंडिया में बहुत सारे तरीके की लैंग्वेजेस बोली जाती है ना। तो उन लैंग्वेजेस के, अब लैंग्वेजेस के हिसाब से उन्होंने क्या किया, उसको लिंग्विस्टिक स्टेट बना दिया। जैसे गुजराती बोलने वाले, उसे क्या बोल दिया गया, ये गुजरात हो गया। समझ में, तमिल बोलने वाले, उसे क्या बोल दिया गया, ये तमिलनाडु हो गया। तो उन्होंने लैंग्वेजेस के हिसाब से स्टेट्स को बना दिया, समझ गए, है ना। तो वो सारे लोग जो उस लैंग्वेज से रिलेटेड थे वो सारे लोग वहाँ पर बेसिकली रहने लगे। आप ये सोचेंगे कि सारे स्टेट्स के नाम तो लैंग्वेज के हिसाब से नहीं है, हाँ नहीं है, सारे स्टेट्स के नाम लैंग्वेज के हिसाब से नहीं है। जिनको कर सकते थे, जो थे उस टाइम पे ऐसे, उन्हें लैंग्वेज के हिसाब से कन्वर्ट किया गया और बाकी को उनकी ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से भी उनको सेट किया गया। जैसे नागालैंड वगैरह हैं तो उसमें कहाँ लैंग्वेज है ना, तो वो उस हिसाब से सेट कर दिए गए। क्लियर है मेरी बात, है ना। तो जो जिससे रिलेटेड था उसको, जो जहाँ जिसको कन्वीनियंट था, इंडिया में किसी को भी कभी इम्पोज नहीं किया गया कि आपको यहाँ रहना, आपको यहीं पे ये करना पड़ेगा, वो वहाँ पर जा कर के रह सकता है, आज भी रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कुछ भी लैंग्वेज का सीख लीजिए, वहाँ जाके रहने लगी, है ना। कन्वर्सेशन की तो प्रॉब्लम होगी, थोड़े दिन ठीक हो जाएगा, सब सीख जाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, है ना। और क्या किया इन लोगों ने, और लैंग्वेज पॉलिसी लेकर के आए। लैंग्वेज पॉलिसी कैसे, इंडिया में हमने लिखा, इंडिया में तकरीबन 114 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। कितनी लैंग्वेजेस हैं, 114, जिसमें से 22 शेड्यूल लैंग्वेज है जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिनका नाम लिखा हुआ है। उसमें हिंदी जो है वो उसके अंदर इंक्लूड है ना, हिंदी इसमें इंक्लूड है। तो हिंदी के अलावा अगर पूछते हैं तो 21 लिखेंगे आप, हिंदी को इंक्लूड करने के बाद 22 लैंग्वेजेस हो जाती हैं जो हमारी शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं, राइट। इतनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। तो वैसे अगर हम देखा जाए ना, तो अगर उन्होंने ऑफिशियल कोई लैंग्वेज या फिर ऐसा बोला गया कि यही लैंग्वेज की हिंदी हमारी, जैसे हम बोल देते हैं कि मदर टंग, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी नहीं लिखा गया। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बोला गया, तो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था, क्योंकि उस टाइम की कंडीशंस ऐसी थी, ठीक है। और बाकी सारी लैंग्वेजेस भी हैं, पर जो मेन लैंग्वेज है वो हमारी क्या बोल दी गई, हिंदी बोल दी गई। क्लियर है, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो लोग हिंदी बोलते हैं, इसलिए, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं दे रखा है, क्लियर है। और इंग्लिश उसके साथ साथ हो गई, क्योंकि उस टाइम पे इंग्लिश, क्योंकि बाकी जो लोग हैं, जो स्टेट वाइज लोग हैं, वो कैसे समझेंगे उस चीज़ को, जिनको हिंदी नहीं आती, तो वो इंग्लिश में समझ लेते हैं, इसलिए ऐसा कर दिया गया। फिर भी जो लोग जहाँ पर रहते हैं उनको कभी भी इस बात के प्रेशराइज नहीं किया गया कि आपको ये लैंग्वेज ही बोलनी पड़ेगी या आपको ये इस लैंग्वेज में ही काम करना पड़ेगा। ऐसा इंडिया में कुछ भी नहीं, कोई भी लैंग्वेज किसी के ऊपर भी इम्पोज नहीं की जाती है। इतनी बात क्लियर हो गई। ये आ गई हमारी लैंग्वेज पॉलिसी इंडिया की। आ जाते हैं सेंट्रल और स्टेट के रिलेशंस, ठीक है। अब क्या हुआ, जब 1990 के बाद सेंट्रल और स्टेट्स के रिलेशनशिप थोड़ा सा समझ में आए, जब स्टेट लेवल पर भी पार्टीज बननी स्टार्ट हो गई, है ना, जो छोटी पार्टीज़ हैं, है ना, वो स्टेट लेवल पर बननी स्टार्ट हो गई, तब इन लोगों के रिलेशनशिप इन लोगों ने क्लियर करने स्टार्ट किए। और ये समझ में आ गया कि हाँ, स्टेट लेवल पर ये वाली पार्टीज़ हो जाएंगी तो नेशनल लेवल पर ये वाली पार्टीज़ हो जाएंगी सारी, ठीक है। तो इस तरीके से पावर का डिवीज़न हम कर लेंगे। ये सब कब शुरू हुआ, ये 1990 के बाद स्टार्ट हुआ। पर धीरे धीरे चीज़ें क्लियर समझ में आ रही थी ना, तो धीरे धीरे इंडिया में यहाँ पर ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई, समझ गए। चलते हैं, अब हम आपको बताएंगे इसकी और 3 टायर की लिस्ट, जिसमें 3 लिस्ट हम बताएंगे कि कौन कौन सी लिस्ट, यानी कि कौन कौन से काम, कौन कौन सी सब्जेक्ट्स किस किस कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कौन कौन सब्जेक्ट सेंट्रल ही गवर्नमेंट देखती है, और कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट देखती है, और कौन से सब्जेक्ट्स यानी कि कौन सी चीज़ें है ना, वो ऐसी हैं जो दोनों मिल करके देखते हैं। चलते हैं उसकी साइड। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। नेचर ऑफ फेडरल सिस्टम।
फेडरल सिस्टम का नेचर बताना था। हमने आपके 3 लिस्ट के बारे में अभी आपको हमने डिस्कस किया था आपके साथ। तो कैसा है ये हमारा फेडरल सिस्टम को हमारे यहाँ क्वासी फेडरल भी बोला जाता है। क्वासी फेडरल क्यों? क्योंकि इसमें यूनियन और स्टेट जो है उसके दोनों के मिले जुले इसके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो दोनों की मिली जुली हमको दिखाई देंगी, है ना। फेडरल सिस्टम के और यूनिटरी सिस्टम के दोनों के सिस्टम की यहाँ पर मिली जुली हमको ऐसी कुछ क्वालिटीज़ दिखती हैं, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? क्वासी फेडरल भी बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, ये नेचर ऑफ हमने फेडरल सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ। एक होता है यूनियन लिस्ट, फिर स्टेट लिस्ट, देन कॉन्करेंट लिस्ट। क्लियर? हम पहले आपको इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट में अब देखो ये क्या होता है। पहले इतना बड़ा इंडिया है, हम इंडिया के एग्जाम्पल लेके चलते हैं। इतना बड़ा इंडिया है, इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी तरह तरह के काम हैं, कैसे डिवाइड करेंगे हम, है ना, कि कौन सा काम कहाँ पर और कौन देखेगा इसको। ठीक है। यूनियन से कैसे चलते हैं, चलिए आप, यूनियन लिस्ट है, इसमें जो भी हम पढ़ेंगे ये सब बहुत इंपॉर्टेंट यानी कि नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज़ें आती हैं इसके अंदर। जैसे अभी हम आपको ज़रा बताएंगे, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे डिफेंस, समझ गए, एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज, बैंकिंग सिस्टम, फॉरेन अफेयर्स, हमारे पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ्स, इतने सारे ये जो चीज़ें इंपॉर्टेंट जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट हमारे सब्जेक्ट्स हैं, उनके बारे में कहाँ पर यहाँ पे ये किस में आते हैं? ये आते हैं हमारे यूनियन लिस्ट में। इससे रिलेटेड जो भी लॉज बनाए जाते हैं, जो भी नियम बनाए जाते हैं, जो भी कानून बनाए जाते हैं, वो कौन बनाता है? सीधा पार्लियामेंट बनाता है। इसके लॉज कोई नहीं बनाता, इन सबके पार्लियामेंट से ही डायरेक्ट लिंक रहते हैं, क्योंकि ये कौन है? ये नेशनल इम्पोर्टेंस के सब्जेक्ट्स हैं। और सबके लिए कैसे? सबके लिए ऑल ओवर पूरे इंडिया में सेम रूल अप्लाई होगा। ऐसा नहीं कि यूपी में कुछ है और एमपी में कुछ है या दिल्ली में कुछ है, ऐसा नहीं। अगर डिफेंस से रिलेटेड कोई भी अगर रूल होगा तो वो ऑल ओवर इंडिया में सेम टू सेम होगा, क्योंकि रूल किसने बनाया है? पार्लियामेंट से आया है। ठीक है। तो और कितने यूनियन लिस्ट में इस तरीके के 97 सब्जेक्ट्स हैं जिसके बारे में आपको यूनियन लिस्ट में मिल जाएगा। क्लियर मेरी बात? अब आते हैं हम अपने स्टेट लिस्ट की साइड। स्टेट लिस्ट ऑब्वियस बात है कि स्टेट लेवल के होगा ये। ठीक है। तो ये वाले लॉ कौन बनाएगा? तो ये कौन बनाएगा? ये बनाएगा स्टेट लेजिस्लेचर। कौन बनाएगा? स्टेट लेजिस्लेचर। इसमें 66 आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें मेन जो है, जैसे पुलिस है तो यूपी पुलिस अलग काम करती होगी, एमपी पुलिस अलग। आपने देखा होगा यूनिफॉर्म भी सबकी अपनी अपनी सेपरेट होती है, समझ गए, है ना, अपना अपना हो गया। जैसे ट्रेड है, एग्रीकल्चर बोल सकते हैं, इरिगेशन बोल सकते हैं, इस टाइप के 66 सब्जेक्ट इसके अंदर आते हैं। क्लियर मेरी बात? आ जाते हैं आगे। ये हो गई हमारी कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जहाँ पर ये दोनों मिल करके काम करेंगे, समझ गए, ये दोनों मिल करके काम करेंगे। जैसे कुछ कॉमन इंटरेस्ट की होती हैं कुछ चीज़, जैसे एजुकेशन, दोनों लोग मिलजुल कर आपसी सहमति से, मैरिजेस, फॉरेस्ट है, एडॉप्शन है, सक्सेशन का है, तो इसका मतलब इसमें जो रूल्स बनाए जाते हैं या लॉज बनाए जाते हैं वो इन दोनों की सहमति से बनाए जाएंगे। लेकिन फिर भी किसी बात पर अगर कोई भी किसी तरह कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें चलेगी किसकी? यूनियन लिस्ट की, क्योंकि वो ऊपर है। समझ गए आप मेरी बात को कि कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसे तो दोनों की राजी से सारे काम होंगे, मिलजुल कर सारे काम होंगे, लेकिन फिर भी किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन में हु इज़ द सुपीरियर? यूनियन लिस्ट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर मेरी बात? ये जो पावर को जो डिवाइड किया जाता है ना सारा, ये ना पावर को आपने एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर दिया सारा, इसको क्या कहा जाता है? डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स डिवीजन ऑफ पावर इन डिफरेंट लेवल्स। लिखा हुआ हमने डिसेंट्रलाइजेशन, है ना। इंडिया में स्टार्ट हुआ था हमारे 1992 से। 3 टायर गवर्नमेंट है हमारे यहाँ। 3 टायर है कि नहीं है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट के बाद ये सब आ जाता है जिला परिषद, जिला पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी। क्लियर है? उसी में मेयर होते हैं। अब यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन हुआ तो डिसेंट्रलाइजेशन में 1992 के बाद इसमें कितने कितने चेंजेस आए, क्या क्या कहा, क्या किन किन बातों पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया गया था। देखा है हमने, टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस फॉर लोकल गवर्नमेंट। इस बात को प्रेशर दिया गया था कि
रेगुलर बेसिस पर लोकल गवर्नमेंट के भी इलेक्शन करवाए जाएं। उससे पहले ऐसा नहीं होता था। अब तो होने लगा ना, अब तो आफ्टर 5 इयर्स ये इलेक्शन कंपलसरी हो चुके हैं लोकल गवर्नमेंट के भी, है ना। इसका मतलब वो जो गांव में जो ग्राम पंचायत होती है, ग्राम सभा होती है, उन सब के इलेक्शन प्रॉपर तरीके से होंगे। और क्या हुआ था, रिजर्वेशन हो गया था भाई SC ST के लिए, OBC के लिए, ये इलेक्टेड बॉडीज़ में, कि इलेक्टेड बॉडीज़ जितनी भी होंगी वो क्या होगा, उसमें रिजर्वेशन होगा SC ST का और OBC का। ये हुआ था एक। और क्या हुआ था, स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाओ। जैसे नेशनल इलेक्शन कमीशन है ना अपना, जो नेशनल लेवल के सारे होंगे तो वो उसको होल्ड करता है। ऐसे ही जो ये लोकल हो रहे होंगे, जितने भी इलेक्शंस हो रहे होंगे लोकल लेवल पर, उन सबको देखने के लिए ज़रूरत है हमको एक कमीशन की, तो स्टेट लेवल पर एक कमीशन को प्रिपेयर किया गया है यहाँ पर। और क्या किया गया, 33% वुमेन के लिए रिजर्वेशन सीट दे दी गई, ठीक है। और इसको ये भी बोला गया था कि इतनी ये जो सब हम इलेक्शन कराएंगे तो उसके लिए रिवेन्यूज़ भी, उसके लिए इनकम भी वहाँ से हमको प्रोवाइड करवाई जाए। क्लियर है। डिसेंट्रलाइजेशन आपको समझ में आ गया। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब समझ हो गया, ये पावर का डिवीज़न होता है ना, पावर को और अपने से जितने भी अपने सबऑर्डिनेट होते हैं उनको डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। आई थिंक ये आपको इतना क्लियर हो गया होगा। चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपको उसमें प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो भी आप मुझे जाकर कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे बता सकते हैं, तो हम आपको उसको वापस रिवाइज करा सकते हैं। ये इससे रिलेटेड जो भी हम जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके बच्चे, बस आज के लिए बस इतना ही। ओके, टेक केयर, गुड बाय।